45 यात्रियों से भरा हुआ एक प्लेन एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर से अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, जिससे पायलट्स को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जैसे ही विमान कोहरे से बाहर निकलता है, पायलट देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है और प्लेन उस पहाड़ से टकराने ही वाला है। सेफ्टी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। घबराहट में पायलट तुरंत विमान को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1972 को, जब दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड विमान उड़ान भरता है। यह विमान चिली देश की राजधानी सैंटियागो जा रहा था। इसमें बैठे थे रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके यार दोस्त और परिवार के सदस्य। असल में हर साल ये टीम सैंटियागो जाती थी फ्रेंडली रग्बी मैच खेलने के लिए। उस दिन भी ये टीम अपना मैच खेलने ही जा रही थी। देखा जाए तो ये एक रूटीन फ्लाइट थी। इसमें कुल 45 यात्री सवार थे, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स थे। आमतौर पर यूरुग्वाई से सैंटियागो पहुंचने में केवल 3 घंटे लगते हैं और इसके रास्ते में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। एंडीज की ये पहाड़ियां हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। देखने में ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हमारी इस कहानी में ये पहाड़ क्रूरता की सारी सीमाएं पार करने वाले हैं। उस दिन यानी 12 अक्टूबर को एंडीज के पहाड़ों में तूफान आया हुआ था। इस समय इन पहाड़ों को पार करना सुरक्षित नहीं था, इसलिए पायलट्स ने तय किया कि वे रास्ते में ही रुकेंगे और अगली सुबह फिर से उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। पायलट्स ने विमान को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में उतार दिया। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को पायलट्स ने देखा कि अब मौसम साफ हो गया है, इसलिए विमान ने दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरी। आमतौर पर मेंडोजा से सैंटियागो जाने में 1 घंटे का समय लगता है। काफी देर तक सब कुछ सही चल रहा था। प्लेन में बैठे सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए सफर का मजा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही विमान एंडीज की पहाड़ियों में दाखिल हुआ, मौसम एक बार फिर धोखा देने लगा। विमान के चारों ओर घने बादल छा गए, जिससे पायलट्स को आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टेक ऑफ के 1 घंटे बाद जब पायलट को लगा कि वो सैंटियागो पहुंच गए हैं, तब दोपहर 3:21 पर पायलट्स ने विमान को धीरे धीरे नीचे लाना शुरू किया। विमान सैंटियागो के काफी करीब था, लेकिन यह अभी भी पहाड़ों के बीच में ही था, क्योंकि इस शहर के आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। नीचे उतरते समय अचानक भयानक टर्बुलेंस शुरू हो गया। विमान जोर जोर से हिलने लगा। विमान के चारों ओर घने बादलों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी दरमियान एक यात्री विमान की खिड़की से बाहर देखता है। उसने देखा कि बादल धीरे धीरे हट रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी देखा कि विमान एक पहाड़ के बहुत करीब से उड़ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करता, अचानक विमान के अंदर सेफ्टी अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं। जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकलता है, पायलट देखते हैं कि आगे एक विशाल पहाड़ है और प्लेन उस पहाड़ से टकराने ही वाला है। घबराहट में पायलट जल्दी से प्लेन को ऊपर की ओर लेने की कोशिश करते हैं। पायलट्स ने विमान को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, ताकि विमान किसी तरह पहाड़ के ऊपर से सुरक्षित निकल सके। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। इस टक्कर में विमान का पिछला हिस्सा और राइट विंग टूटकर अलग हो गए। इसकी वजह से पीछे की सीटों पर बैठे 3 यात्री हवा में बाहर उड़कर गायब हो गए। विमान कुछ सेकंड्स तक ऊपर की ओर उड़ता रहा, लेकिन फिर अचानक यह नीचे गिरने लगा। उसके बाद विमान की एक और टक्कर हुई और इस बार विमान का लेफ्ट विंग भी टूट गया। इसमें भी कुछ यात्री विमान से बाहर उड़ गए। अब सिर्फ विमान का सामने का हिस्सा बचा था, जो करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक ग्लेशियर पर जा गिरता है। उसके बाद करीब 700 मीटर तक विमान ग्लेशियर पर इतनी ही तेज स्पीड में फिसलता रहा। इस समय तक दोनों पायलट जिंदा थे, पर वे प्लेन को रोकने के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। अब प्लेन उनके कंट्रोल से बहुत बाहर जा चुका था और फिर आखिर में ये प्लेन एक बर्फ के टीले से जा टकराया। इस टक्कर के बाद विमान पूरी तरह से तहस नहस हो गया। यात्रियों की सीटें विमान के बेस से अलग हो गईं। विमान का कॉकपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और पायलट्स की तुरंत मौत हो गई। यह विमान एंडीज की एक अनजान पहाड़ी पर करीब 3570 मीटर की ऊंचाई पर टूटा पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि इस दुर्घटना में 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। वे किसी तरह इस हादसे से बच गए थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल थे और किसी को यह नहीं पता था कि वे कहां फंसे हुए हैं। अब यहीं से शुरुआत होती है दर्दनाक कहानी की। अब इनके साथ आगे क्या क्या होगा, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब आगे इनकी कहानी मानवता की सारी सीमाएं पार करने वाली है। विमान के अंतिम टकराव के बाद कुछ मिनटों तक वहां पर सन्नाटा छा गया। जिंदा लोगों में से ज्यादातर लोग गंभीर रूप से घायल थे।
लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्हें कम चोट आई थी। पहले थे 19 साल के रोबर्टो कनेसा और दूसरे थे 20 वर्षीय गुस्तावो ज़ेर्बिनो। ये दोनों मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने जल्दी से यह चेक करना शुरू किया कि कौन-कौन जीवित है और घायलों की मदद कैसे की जा सकती है। उन्होंने देखा कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक थे 23 वर्षीय फर्नांडो पारादो, जो सर पर चोट के कारण कोमा में थे। इन दोनों मेडिकल छात्रों ने अपनी पूरी कोशिश की कि वे बाकी बचे हुए लोगों की मदद कर सकें। वही 2 लोग प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस से सैंटियागो संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर प्लेन का पावर सोर्स पूरी तरह तबाह हो चुका था, इसलिए उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त और परिवार के लोग घायल पड़े तड़प रहे थे या मर चुके थे। हर तरफ दर्द और मौत का सन्नाटा था। कई लोगों को विश्वास तक नहीं हो रहा था कि वे इस हाल में फंसे हैं। ठंड के कारण लोगों की हालत और खराब होने लगी। उनके पास सीमित मात्रा में गर्म कपड़े थे, जो उन्हें बर्फीली ठंड से बचाने में सक्षम नहीं थे। दूसरी तरफ विमान के गायब होने के 1 घंटे के भीतर चिली एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुछ विमानों को रवाना किया, ताकि क्रैश साइट को खोजा जा सके और बचे हुए यात्रियों को रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू विमान क्रैश साइट के ऊपर से गुजरा, लेकिन उसे न तो क्रैश हुए प्लेन का मलबा दिखाई दिया और न ही मदद के लिए चिल्लाते लोग। दरअसल विमान उस जगह क्रैश हुआ था जहां चारों ओर सफेद बर्फ थी। ऐसे में बर्फीले पहाड़ों में सफेद प्लेन को खोज पाना काफी मुश्किल था। बचाव दल ने शाम से लेकर रात तक क्रैश साइट की तलाश की, लेकिन अफसोस उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रात होने तक सभी यात्री समझ चुके थे कि आज उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अगर वे किसी तरह आज की रात बर्फीले मौसम में गुजार लें और ठंड से बचने का कोई रास्ता निकाल लें, तो अगली सुबह उन्हें जरूर से ढूंढ लिया जाएगा। पर समस्या ये थी कि इस कपकपा देने वाली बर्फीली रात में, जब हर सांस भारी लग रही थी और हर पल मौत करीब महसूस हो रही थी, ऐसे में आखिर खुद को जिंदा कैसे रखा जाए। लेकिन बचे हुए लोगों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने प्लेन के आगे के हिस्से को एक शेल्टर के रूप में यूज किया। उन्होंने बैग्स और सीटों का इस्तेमाल करके विमान के पिछले हिस्से को बंद कर दिया, ताकि अंदर गर्मी बनी रहे और बर्फीली ठंडी हवा अंदर ना आए। रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियों तक को जमा दे। कुछ यात्रियों ने अपने कपड़ों और जूतों में कागज भर लिए ताकि थोड़े गर्म रह सकें, लेकिन इस बर्फीली रात में 5 घायल यात्री दम तोड़ देते हैं। अब जीवित बचे लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो गई। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 अलग-अलग विमानों को रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा गया। जो लोग जिंदा बचे थे वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि आज तो उन्हें निश्चित तौर पर बचा लिया जाएगा। उनके पास खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स ही थी, जो कि काफी नहीं थी, लेकिन उन्हें इनसे ही काम चलाना पड़ा, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो इन चॉकलेट्स को आपस में बांटते हैं और हर एक के हिस्से में सिर्फ एक छोटा चॉकलेट का टुकड़ा आया। कुछ देर बाद उन्हें एक प्लेन की आवाज आती है, जो उनके रेस्क्यू मिशन के लिए आया था, लेकिन अब भी समस्या वही थी कि सफेद बर्फ में उन्हें देखना मुश्किल था। उसके बाद बचे हुए यात्रियों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने क्रैश हुए प्लेन के छत पर लिपस्टिक का इस्तेमाल कर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सारे अक्षर लिखने के लिए पर्याप्त लिपस्टिक नहीं है। इसके बाद उन्होंने बैग्स का इस्तेमाल कर बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बनाया, ताकि ऊपर से उड़ रहे विमान इसे देख सकें, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं कर रहा था। उस दिन उनके ऊपर से 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 विमान गए। नीचे खड़े वे लोग बहुत चिल्लाए, अपने हाथ हिलाए और हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी पायलट्स को वे लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों की उम्मीद टूटने लगी। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। पीने के लिए पानी तो नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ वाइन की बोतलें थे, जिसे पीकर उन्होंने दूसरे दिन सरवाइव किया। फिर वही -30 डिग्री वाली बर्फीली रात। किसी को भी इतनी ठंड में नींद नहीं आ रही थी। लोग बेबस और लाचार होकर प्लेन में बैठे थे। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए बचे हुए यात्रियों को एहसास हुआ कि जीवित रहने के लिए अब उन्हें किसी तरह पानी का बंदोबस्त करना होगा। उन जीवित यात्रियों में एक यात्री था, फाइटो स्ट्राउच। उसने पानी निकालने का एक तरीका खोजा। उसने प्लेन के मलबे से एक मेटल की शीट ली और उसका उपयोग एक सोलर कलेक्टर के रूप में किया, ताकि सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित करके बर्फ पिघलाई जा सके। उसके बाद उसने पिघलते हुए पानी की बूंदों को खाली वाइन की बोतलों में इकट्ठा किया। वे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। जीवित यात्री इधर उधर से प्लेन के मलबे से जरूरत के सामान को इकट्ठा करने लगे। साथ ही सीटों को फाड़कर उसमें मौजूद फोम को अपने कपड़ों में भरने लगे, ताकि और ज्यादा गर्म रहा जा सके। इसके अलावा कई यात्रियों ने सीट के कुशन पैरों पर लपेटकर बर्फ पर चलने लायक जूते बनाए।
अगले दिन 16 अक्टूबर को दुर्घटना के 3 दिन बाद नांदो परादो, जो कोमा में था, उसे होश आ जाता है। होश में आते ही उसे पता चलता है कि उसका प्लेन क्रैश हो गया था। उसकी माँ इस दुर्घटना में मर चुकी थी और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल थी। परादो ने अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की, पर अफसोस की दुर्घटना के 8वें दिन यानी 21 अक्टूबर को उनकी बहन जिंदा रहने की इस जंग में हार जाती है और अपना दम तोड़ देती हैं। इसी बीच कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन अब भी समस्या वही थी कि प्लेन का पायलट उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। एक दिन उन्हें लगा कि एक प्लेन के पायलट ने उन्हें देख लिया है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब तो जल्द ही उन्हें मदद मिल ही जाएगी। इसी खुशी में उन्होंने बचा खुचा सारा राशन खत्म कर दिया, पर हकीकत ये थी कि उन्हें अब तक किसी ने नहीं देखा था। अब इस वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दिन बीतते जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल की कमी में बिना किसी खाने और पानी के वे किसी तरह उन पहाड़ों में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। इन खराब हालातों में एक और बड़ी समस्या थी, स्नो ब्लाइंडनेस। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पहाड़ों की बर्फीली सतह पर टकराकर उनकी आंखों में जाती तो ये उनकी आंखों में जलन और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस पैदा करती। ये बहुत तकलीफमय था। इन यात्रियों के पास केवल 3 जोड़ी सनग्लासेस थीं, जिनका वे बारी बारी से उपयोग कर रहे थे। 21 अक्टूबर को दुर्घटना के 8वें दिन खोज और बचाव दल ने अपनी कोशिशें बंद कर दी। उनका मानना था कि इन 8 दिनों में अगर कोई यात्री जिंदा बचा भी होगा तो वो अब तक मर चुका होगा, इसलिए रेस्क्यू मिशन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। इस बीच दुर्घटना के 11 दिन बाद बचे हुए यात्रियों को विमान की सीटों के बीच एक रेडियो मिला। उन रग्बी खिलाड़ियों में से एक थे रॉय हार्ले। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसलिए वे इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार यह रेडियो काम करने लगा, लेकिन इस रेडियो में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था, यानी ये सिर्फ मैसेज को सुन सकते थे, भेज नहीं सकते थे। जब उन्होंने रेडियो चालू किया तब उन्हें पता चला कि सर्च ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया है और अब उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। यह खबर सुनकर उनकी बची कुची उम्मीद भी पूरी तरह से टूट गई। कुछ लोग यह सुनकर रोने लगे, कुछ ने अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। यह एहसास बेहद दर्दनाक था कि आप जीवित हैं, लेकिन दुनिया आपको मरा हुआ मान चुकी है। अब इस परिस्थिति में कोई भी इंसान हार मान जाएगा, लेकिन नांदो परादो ने एक आइडिया सुझाया। उनका कहना था कि क्यों न प्लेन के पिछले भाग को खोजा जाए और वहां पड़ी बैटरी को यहां लाकर प्लेन में लगे कम्युनिकेशन सिस्टम को चालू किया जाए, जिससे वे मदद के लिए सिग्नल भेज सके। आइडिया था तो बेहतरीन, लेकिन एक समस्या थी कि आखिर प्लेन की टेल तक कैसे जाया जाए। उन्हें नहीं पता था कि प्लेन का पिछला भाग कितना दूर है, उन्हें कब तक चलना होगा। इतनी ठंड में बिना खाए पिए वो कैसे जिंदा रहेंगे। उनमें से कुछ लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। 11वें दिन तक बचे हुए यात्रियों के पास भोजन लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बर्फीले पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर न तो पेड़ पौधे थे और न ही ऐसे जानवर जिन्हें शिकार कर खाया जा सके। 11वें दिन तक उनके पास कोई भोजन नहीं बचा और भूख उन पर हावी होने लगी थी। तब कुछ लोगों ने विमान के मलबे को खाने की कोशिश की। उन्होंने सीटों के कपड़े और सीटों के चमड़े को खाने का प्रयास किया, लेकिन इससे उनकी तबीयत और खराब हो गई। जीवित रहने के संघर्ष में अब वे हारने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब भूख से मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो इन बचे हुए लोगों ने जीवित रहने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें मुर्दा बॉडीज को खाना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यह फैसला करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि दुर्घटना में मारे गए ज्यादातर लोग उनके यार दोस्त और परिवार के सदस्य या रिश्तेदार थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। पराडो ने इस विचार को सबसे पहले सामने रखा था और कनेसा ने उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। कनेसा ऐसा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। कुछ लोगों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन 2 और दिन भूखा रहने के बाद मजबूरी में उन्हें भी ऐसा करना पड़ा। 29 अक्टूबर दुर्घटना के 16 दिन बाद अब लाशें भी तेजी से खत्म हो रही थी। बचे हुए लोगों के पास कोई योजना नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पराडो और कनेसा ने फिर से ये आइडिया सुझाया कि हम एक टीम बनाएंगे और उन्हें फूड सप्लाईज देकर प्लेन के पिछले हिस्से से बैटरी लाने के लिए भेजेंगे। इस बार सभी लोगों ने इस सुझाव को सहमति दी।
उसी रात को जब वो लोग ये प्लान बनाकर सो रहे थे, तब उन्हें अचानक एक जोरदार आवाज आती है। ये एक एवलांच था। इस एवलांच ने प्लेन के टूटे हुए हिस्से को पूरी तरह बर्फ से ढक दिया और प्लेन के अंदर भी बर्फ भर गई। इस एवलांच में 8 लोगों ने बर्फ में दबकर दम तोड़ दिया। अब जीवित बचे लोगों की संख्या सिर्फ 19 रह गई थी। इन 19 जिंदा लोगों के ऊपर एक मोटी बर्फ की परत थी। ये लोग बुरी तरह से अंदर फंस गए थे। इसके साथ ही इनके सामने एक और समस्या थी कि अगर ये जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो दम घुटने से इनकी मौत हो जाएगी। ऐसे में पराडो ने एक धातु की छड़ी का उपयोग कर बर्फ को खोदना शुरू किया। 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ के नीचे एक सुरंग खोदी और मुश्किल से सतह तक पहुंचने में सफल हो गए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि बाहर एक बर्फीला तूफान चल रहा था। इसलिए जिंदा रहने के लिए अगले 3 दिनों तक वे अंदर उस बर्फीली गुफा में ही रहे। बचे हुए लोग किसी तरह उस छोटी सी जगह में बैठे रहे। 3 दिन बाद वे फिर से सतह पर गए और मौसम साफ था। बाहर निकलने के बाद सभी यात्री ये समझ चुके थे कि अब उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। क्रैश साइट पर बैठकर मदद का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें अपनी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश करनी होगी। सभी जिंदा लोगों में कनेसा, पराडो और एंटोनियो सबसे मजबूत बचे हुए यात्री थे। सभी बचे हुए यात्रियों ने एक साथ निर्णय लिया कि इन तीनों को ज्यादा खाना और सबसे गर्म कपड़े दिए जाएं और वे आगे चलकर मदद की तलाश में निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन तक उन्होंने अपनी एनर्जी को रिचार्ज किया और ये अंदाजा लगाया कि विमान का पिछला हिस्सा किस तरफ हो सकता है। 15 नवंबर यानी क्रैश के 33 दिन बाद इन तीनों ने मदद खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कुछ घंटों तक यात्रा करने के बाद उन्हें विमान का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। वहां उन्हें कई सूटकेस, चॉकलेट के डिब्बे, कुछ कपड़े और कुछ दवाइयां मिली। इसके साथ ही उन्हें वहां पर बैटरी भी मिली। अगले दिन उन्होंने बैटरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी का वजन ज्यादा था और वो लोग इसे प्लेन के मुख्य भाग तक नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न रेडियो को ही यहाँ पर ले आया जाए और उसके साथ ही रॉय को भी ले आए, क्योंकि रॉय इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकार था। उन्होंने ऐसा ही किया। वे वापस गए और रॉय को लेकर आए, लेकिन अफसोस कि उनकी ये योजना काम नहीं आई। समस्या यह थी कि विमान का इलेक्ट्रिक सिस्टम 115 वोल्ट एसी पर काम करता था, जबकि जो बैटरी उन्हें मिली थी वह 24 वोल्ट डीसी की थी। उनके पास इन्हें जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने रेडियो को चालू करने के लिए कुछ दिन पूरी कोशिश की, लेकिन वे जल्दी ही ये समझ गए कि उन्हें जीवित रहने का कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। इसी बीच एक और एवलांच आया, जिसकी वजह से 3 और लोग मारे गए। अब जीवित बचे लोगों की संख्या सिर्फ 16 रह गई थी। वो लोग समझ चुके थे कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। तब उन्होंने तय किया कि वे लोग एंडीज के पहाड़ों को पार करके चिली जाएंगे और मदद लेकर आएंगे। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि रास्ते में -30 डिग्री सेल्सियस की ठंडी रातों में जीवित कैसे रहा जाए। इन बचे हुए लोगों में 18 वर्षीय लड़का कार्लोस मिगेल भी था। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे सुई से सिलाई करना सिखाया था। वह अपनी सुइयां और सिलाई का सामान साथ लाया था। उसे एक विचार आया कि वह अलग अलग गर्म कपड़ों के टुकड़ों को सिलकर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बना सकता है। अगले दिन 12 दिसंबर को उन्होंने यही किया। इस दुर्घटना को हुए 2 महीने बीत चुके थे। उसके बाद 3 बहादुर लोग पराडो, कनेसा और एंटोनियो बिना किसी क्लाइंबिंग इक्विपमेंट के ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने पैरों पर सीटों का कवर फाड़कर लपेटा हुआ था ताकि बर्फ में चल सके, सबसे मोटे और गर्म कपड़े पहने ताकि ठंड से बचा जा सके, और प्लेन के मलबे में से पाइप्स के टुकड़े ले लिए ताकि उसके सहारे से वे आगे बढ़ सके। उन्हें ये विश्वास था कि अगर वे 3 से 4 दिन तक पश्चिम की ओर चलते रहे तो वे चिले पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 3 से 4 दिन चल सके उतना ही राशन अपने साथ लिया। पश्चिम की ओर जाने का मतलब था कि उन्हें पहले पहाड़ चढ़ने होंगे, फिर नीचे उतरना होगा। जरा कल्पना कीजिए, बिना किसी कौशल, बिना किसी ट्रेनिंग के वे लोग चढ़ाई शुरू कर देते हैं। इस ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। फिर भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। जब रात होती तब जो स्लीपिंग बैग उन्होंने सिलकर बनाया था, उस एक बैग में तीनों चिपक कर सोते और किसी तरह रात गुजारते, और जैसे ही सूरज उगता वे चलना शुरू कर देते। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन की सुबह जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका अनुमान पूरी तरह से गलत था। उनके आगे सिर्फ पहाड़ियां थी और इनका अंत उन्हें नजर तक नहीं आ रहा था। अब उनके पास बहुत कम खाना बचता है, इसलिए वो सब मिलकर तय करते हैं कि एंटोनियो क्रैश साइट पर वापस लौट जाएगा और बाकी दोनों आगे बढ़ेंगे ताकि खाना लंबे समय तक चल सके। 15 दिसंबर को एंटोनियो वापस जाने लगा और केवल 1 घंटे में क्रैश साइट तक पहुंच गया।
वहीं उन्हें पहाड़ चढ़ने में 3 दिन लग गए थे। पराडो और कैनेसा ने चढ़ाई जारी रखी। कुछ दिन चलने के बाद पराडो को दूर 2 ऐसे पहाड़ दिखे जहां बर्फ नहीं थी। उन्होंने उसी दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया। वे हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पराडो और कैनेसा ने कई दिनों तक यात्रा जारी रखी और आखिरकार वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां उन्हें एक नदी बहती हुई दिखी। अब उनमें और भी हिम्मत आ गई थी। वे लगातार चलते रहे और फाइनली 9 दिन की असंभव लगने वाली यात्रा के बाद 20 दिसंबर को उन्होंने नदी के दूसरी तरफ घोड़े पर बैठे हुए एक आदमी को देखा। पराडो जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जा रही थी। सौभाग्य से उनमें से एक आदमी ने पराडो और कैनेसा को देख लिया। उसने इशारा किया कि वह अगले दिन फिर आएगा। अगले दिन वह आदमी घोड़े पर वापस आया। इस बार वो अपने साथ एक कागज और पेंसिल लाया था। उसने कागज और पेंसिल को एक पत्थर से बांधकर नदी के दूसरी ओर फेंक दिया। पैरेडो ने उस कागज पर पूरी घटना लिख दी और उसे वापस दूसरी ओर फेंक दिया। उस आदमी ने जब ये पढ़ा तो उसने इशारा किया कि उसे सब समझ आ गया। उस आदमी ने ब्रेड का एक टुकड़ा फेंका ताकि पराडो और कैनेसा कुछ खा सकें। इसके बाद वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और जल्दी से जाकर आर्मी कमांडर को ये जानकारी दी। सेना के अधिकारियों ने पराडो को हेलीकॉप्टर में अपने साथ लिया ताकि वह क्रैश साइट की पहचान कर सके और फिर फाइनली पराडो की मदद से 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद सभी जिंदा बचे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। कुल मिलाकर 16 लोग इस दर्दनाक हादसे में जीवित बचे थे। उनकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन अंत में सभी लोगों ने ठीक होकर अपना जीवन फिर से जीना शुरू कर दिया। इस दुर्घटना ने यह सिखाया कि मुश्किल समय में बुद्धिमत्ता, सकारात्मक सोच और टीम वर्क जीवन के हर संघर्ष में हमें सफलता दिलाते हैं। यह घटना सिर्फ एक आपदा नहीं थी, यह एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी बन गई जिसने यह साबित किया कि इंसान चाहे तो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी वापसी न केवल उनके साहस की गवाही है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि कठिन समय में इंसान के अंदर छिपी ताकत उसे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। फ्लाइट 571 की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, इंसानी जज्बे की विजय के रूप में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।